हेलो गाइस, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और आज मैं लेके आया हूँ जेई के डिटेल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। तो साइंस में एंट्री लेने के बाद, जैसे हम लोग क्लास 10 कंप्लीट करके साइंस में एंट्री लेते हैं या 11th आप 12 में आप जाते हो, तो बहुत सारे सवाल होते हैं जेई से रिलेटेड। ओके, तो दीपक बोर्ड से भी एक स्टूडेंट है। ओके, उनको भी शायद बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। ओके, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत सारे पॉइंटर्स और क्वेश्चन उन्होंने मुझे बताया जो स्टूडेंट्स के माइंड में जनरली आते हैं जेई से लेकर। तो सारे जेई से लेकर डाउट डिफिकल्टीज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ओके, और मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको जो कोर इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम होता है वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते देखते। और या स्पेशल थैंक्स टू दीपक बोर्ड से, जिन्होंने मुझे जेई के ऊपर वीडियो बनाने का सजेस्ट किया और मुझे पॉइंटर्स और उनके क्वेश्चन दिए जो उनको डाउट आ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं कवर अप करने वाला हूँ। जेई मेंस और एडवांस की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न मार्किंग स्कीम है, सिलेबस क्या होंगे और कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं जेई के अंदर, सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ जेई मेंस और एडवांस ये एस्टैब्लिश क्यों हुआ। ओके, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आते हैं, जैसे आईआईटी नंबर 1 पे आता है। ओके, उसके बाद एनआईटीज आते, उसके बाद ट्रिपल आईटीज आते, और फिर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सीएफटीआईज के अंदर आते हैं, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ये सारे कॉलेजेस इंडिया के इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेजेस होते हैं। इसमें एडमिशन आने के लिए एक प्रॉपरली रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, और एक प्रॉपरली मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होना चाहिए। उसके लिए जेई मेन और एडवांस एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जेई मेंस एक लेवल 1 है, ये एग्जाम आप देते हो और इससे आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सीएफटीआईज के कुछ कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो सर एडवांस किस लिए है, तो जेई मेन लेवल 1 एक लेवल 1 हुआ। इस लेवल 1 में कुछ स्टूडेंट जो अपर 2 लाख रैंक में आते हैं, मैं आपको बता दूं गाइस, हर साल 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जेई मेंस एग्जाम देते हैं। इसमें से अपर 2 लाख में जो आते हैं वो जेई एडवांस दे सकते हैं या एलिजिबल होते हैं। सर जनरली क्या कट ऑफ होता रहेगा, तो जनरली 110 के आसपास जेई मेंस में जिसका स्कोर आता है वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होता है। ओके, दैट्स द पॉइंट। तो ये जो मैंने बताया आपको, ओके, तो ये आईआईटी इज़ अ टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए खूब भागा दौड़ी और रेस है, कंपटीशन है, टफ है। ओके, इसीलिए जेई एडवांस कंडक्ट किया जाता है, डेट इज लेवल 2 पे जाके। ओके, तो लेवल 1 में 9 लाख पीपल से ऑलमोस्ट 7 लाख पीपल एलिमिनेट होकर 2 लाख पीपल जेई एडवांस के लिए सिलेक्ट होते हैं और जेई एडवांस में एग्जाम देते हैं, क्रैक कर दे, फिर वो आईआईटीज में कुछ 11,000 के आसपास स्टूडेंट होते हैं। वो भी मैं नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली ये आपको समझ में आया कि ये क्या फंडा है। मतलब बेसिकली एनआईटीज, आईआईटीज और सीएफटीआईज के लिए जेई मेन है, एडवांस आईआईटीज के लिए। ओके, जेई मेन एडवांस दोनों कंडक्ट करना पड़ेगा आपको आईआईटीज के लिए। और सेम आर्किटेक्चर के भी कुछ टॉप कॉलेजेस है, उसके लिए जेई मेन कंडक्ट करना पड़ता है। तो सारे जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको जेई मेन पेपर 1 देना होता है। पेपर 2 जो है स्पेशली यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन भी किया है, आर्किटेक्चर और प्लानिंग, जिसको भी आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए जाना है उसको जेई मेन पेपर 2 देना पड़ता है। पेपर 1 किसके लिए, ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, बीई एंड बीटेक। ओके, एलिजिबिलिटी वगैरह सब क्लियर करूँगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ कि भाई एम क्या है, व्हाट इज द एम जेई मेन क्यों देना है, कहाँ के लिए देना है, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक। तो ये देखिए सबसे लास्ट लाइन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, टोटल ऑफ 9,39,000 स्टूडेंट्स कैंडिडेट रोड द एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग जेई मेन 2021। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा ये बोलता है 2021 में 9,39,000 पीपल्स ने अटेम्प्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया। और जेई एडवांस के लिए एलिजिबल कितने लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया 2.25 लाख तो 2.5 लाख के आसपास। ओके, उतने लोग ये एडवांस दे पाते हैं, अपर लेवल पे जो होता है वो। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आईआईटी के इंडिया में 23 कॉलेजेस है, जिसमें 11,000 सीट्स है, और इसी के लिए पूरी भागा दौड़ी और रेस है। आईआईटी इज अ बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग इन इंडिया। ओके, सेकंड नंबर पे आता है एनआईटीज, तो 31 कॉलेज है एनआईटी में। आईआईटी के लिए पहले आपको जेई मेन क्लियर करना पड़ता है, फिर जेई एडवांस क्रैक करना पड़ता है और टॉप 11,000 रैंक के अंदर आना पड़ता है। ओके, फिर एनआईटीज का नंबर आता है। एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज के लिए जेई मेन इज इनफ। जेई मेन के जितने टॉप लेवल पे आप रहोगे, ओके, टॉप लेवल पे उतने आपके चांसेस होंगे यहाँ पर एडमिशन लेने के। 31 एनआईटीज के कॉलेजेस हैं इंडिया में, उसके एड्रेस भी मैं बताऊंगा लास्ट में। 17,000 सीट्स होते हैं उसमें टोटल।
ट्रिपल IITs में 26 सीट्स है, 26 कॉलेजेस है और 4023 सीट्स है। GFTIs मतलब कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल एजुकेशंस है, ओके, 33 कॉलेजेस है, उसमें 4683 सीट्स है। तो ये लेवल 1 अगर आपको एम देना है तो ये टॉप नंबर 1 हो जाएगा, ये टॉप 2, टॉप 3 एंड टॉप 4, दीज आर द टारगेट्स, ओके। बट इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बस ऐसे ही निकल पड़ते हैं यही मेन का एग्जाम वगैरह देने पे। उसके में मुझे कुछ खास पॉइंट है, मैं आगे आके डिस्कस करूँगा। अभी मैं फिलहाल पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट रहता हूँ कि जैसा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया उसके ऊपर हिसाब से रहे। तो ये जेई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप यहाँ पर स्पेशली देखिए jeimain.nta.nic.in, आगे www लग सकता है या तो https लग सकता है, बट या मेन इज दिस। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी फ्रॉड हो जाते हैं, जेई मेन JEMAN के नाम पे वो वेबसाइट बन जाते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर एड्रेस दिया www.jeimain.nta.nic.in, यही वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा फिर, और एग्जाम के चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो भरने होते हैं, ओके। दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेई मेन, ओके। जॉइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके, दैट्स अ वेबसाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन होता है जेई मेन के एग्जाम्स का, यहाँ पर आपको फॉर्म भरने होंगे, ओके। तो आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जेई मेन, जैसे मैंने बताया था हर एक पॉइंट को आज मैं डिस्कस करने वाला डिटेल से। देखिए जेई मेन जो है वो फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एंट्रेंस लेना, पहले इंजीनियरिंग की डायरेक्ट एडमिशन होती थी, 2003 से एंट्रेंस चालू हुआ, पहले AI-EEE होता था, फिर 2008 के बाद इसे AI-EEE को कन्वर्ट किया गया 2012 में जेई मेन, ओके। और फिर तब से 2012 से जेई मेन हो रहा है। मतलब एंट्रेंस जो पिक्चर में आया, ओके, पहले 12th के बेसिस पे एडमिशन होता था 2003 में, 2003 के बाद एंट्रेंस आया AI-EEE, 2012 में उसको रीनेम किया गया जेई मेन, और तब से हम जेई मेन देखते हैं, जेई मेन पिक्चर में आता है। और अब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी और चेंजेस किए, चेंजेस नहीं बोल सकते हम लोग, डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अलग से एक बोर्ड बनाया गया है NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो लास्ट 2 to 3 ईयर्स से आया है, जिनका स्पेशल काम यही है कि उनको जेई मेन से रिलेटेड पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज वे से स्ट्रक्चर करके स्टूडेंट तक, कॉलेजेस तक, सब तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और सबको कंट्रोल करना, दैट इज द मेन थिंग। तो जेई मेन पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 इंजीनियरिंग के लिए होता है, NITs IIT ट्रिपल IITs और CFTIs में जिसको आना है उसके लिए। और जेई फिर उसमें जो भी जेई मेन क्रैक करते हैं अपर 2 लाख पीपल, वो जेई एडवांस में एग्जाम में बैठते हैं, और ऊपर से टॉप 10,000 में जो आते हैं उनको IITs में एडमिशन मिलता है। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि जेई मेन पेपर इज फॉर NITs ट्रिपल IITs एंड CFTIs बाय पार्ट। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। मैं बता दूँ स्टेट गवर्नमेंट में भी शॉर्ट जितने भी कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस है, ओके। सारे कॉलेज में 15% सीट जो होता है 15% सीट वो ऑल इंडिया कोटा में होता है, ओके। तो अगर महाराष्ट्र, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल पढ़ा महाराष्ट्र, ऐसा किसी भी स्टेट का एग्जांपल आप ले सकते हो, तो महाराष्ट्र के बाहर के किसी भी स्टूडेंट को महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वो ऑल इंडिया कोटा से आ सकते हैं। तो सर उनको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो जेई मेन एग्जाम देंगे। जेई मेन का रिजल्ट उनका एक्सेप्ट होगा, ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में, सेम एप्लीकेबल फॉर ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ओके। अब सर उसके बाद क्या होगा, एज वेल एज एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस। तो जेई मेन क्या है, जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो भी मतलब 110 के ऊपर मारते हैं, 115 117, ये नंबर हर साल चेंज होते हैं। मेरा बेसिक फंडा यही है कि टॉप 2 लाख पीपल्स में आपको आना है, ओके। उसके बाद ही आप जेई एडवांस दे सकते हो। और जेई एडवांस किसके लिए है, वो IIT में एडमिशन के लिए है, टॉप 11,000 के रैंक में अगर आप आए तो। ये सब किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आता है, और इसे कंट्रोल कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। ये सब कुछ खास डेटा मैंने दिया। और NTA कब फॉर्म हुआ, 2019 में, तब से वो ये NTA एक बॉडी है जो नीट और JEE पूरा कंट्रोल करती है, ओके। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, देखिए यहाँ पर मैंने सब एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एकदम डाउट एकदम होना ही नहीं चाहिए। टारगेट एम क्या है, जेई कितना लाना है, फर्स्ट स्टेप में 120+, ओके। और फिर जेई एडवांस में कुछ बातें बताना चाहूँगा। आपका टारगेट 120+ होना चाहिए जेई मेन में, ओके। दैट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया टू एलिजिबल फॉर जेई एडवांस, ओके।
और जितना आप बेस्ट लाओगे, क्योंकि जेई मेन कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। 2014 या 16 तक वो 360 मार्क्स का था, फिर उसमें कुछ चेंजेस किए गए। ओके, वो मैं आपके आगे बताने वाला हूँ। अब वो 300 मार्क्स का होता है। ओके, तो जितना 120 प्लस के आसपास आते हो, जो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो, फिर उसमें जितना बेस्ट स्कोर आएगा तो आप आईआईटी के लिए जाते हो। तो दैट्स द थिंग, जेई एडवांस फॉर आईआईटीज। आईआईटी में जाना है तो जेई एडवांस देना पड़ेगा। जेई मेन फिर किसके लिए, बीटेक पेपर, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, आईआईएसटी, और जेई मेन पेपर 2 किसके लिए, बीआर और बी प्लानिंग के लिए। ये पेपर 1, ये पेपर 2। ओके, यहाँ पर मैंने कहीं तो, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया जेई एडवांस एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन जेई मेंस टू एलिजिबल फॉर जेई एडवांस द स्टूडेंट शुड रैंक 250,000 इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज। ओके, यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन किया 250,000 टॉप जेई मेन रैंक में जो आते हैं वो एलिजिबल होते हैं और जेई एडवांस का जो है एग्जाम दे सकते हैं। जेई मेन और जेई एडवांस के एग्जाम के टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ 1 महीने या 2 महीने का डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और ये डिफरेंस टाइम जो मैं बता रहा हूँ ये हमेशा चेंज होते रहता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ओके, तो आपको जेई भी आप जेई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, आपका मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका 120 प्लस आ रहा है, तो आप जेई एडवांस का भी प्रिपरेशन पैरेलली कर सकते हो। दैट्स द थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जोसा है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ओके, देखिए जेई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया, वहां पर आपका जेई मेन का रजिस्ट्रेशन होगा, आप एग्जाम दे पाओगे, वहां से आप एडमिट कार्ड मिलेगा, रिजल्ट कार्ड मिलेगा, बट एडमिशन वहां पर नहीं होगा। एडमिशन के लिए अलग वेबसाइट है। एडमिशन कंडक्टिंग जो बॉडी है वो है जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये 2021 है, आगे चेंज हो जाएगा, 2022 हो जाएगा, बट वेबसाइट आपकी यही रहेगी, josa.nic.in। ये आगे का रहने दीजिए, यहाँ पर इतना याद रखिए, www.josa.nic.in। ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो हर साल, यहाँ पर देखिए आपको मेंशन किया हुआ है, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएसटी, ट्रिपल आईटीज और अदर जीएफटीआईज के एडमिशन कंडक्ट करती है। ओके, अब बोलोगे सर स्टेट का जो 15% का आपने बताया था, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं कर्नाटका में हूँ, तो हमारा कौन देखेगा? तो 15% जो ऑल इंडिया कोटा का सीट है, आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग बॉडी होगी, ओके, जैसे महाराष्ट्र की डीटी है, डीटी महाराष्ट्र, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वो हैंडल करती है, बराबर, तो वो 15% का भी हैंडल वही करेगी। ओके, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वहां पर होगा। जोसा किसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएसटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, इनके एडमिशन की पूरी यहाँ पर होती है। ओके, शेड्यूल वेड्यूल रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब यहाँ पर होगा, तो ये वेबसाइट भी आपको पता रखना है। ओके, अदरवाइज मेरा वीडियो तो अवेलेबल है ही आपको, आई मीन ऑन यूट्यूब। सो दैट्स अ वेबसाइट, ये वेबसाइट भी आपको याद रखना है, जोसा। अब जोसा देखिए क्या है कि मैं बता देता हूँ, एमएचआरडी के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इनका काम ये है कि जो इंडिया के वैल्यूबल और टॉप 114 इंस्टीट्यूट है, मतलब उसमें 23 आईआईटीज आएंगे, 31 एनआईआईटीज आएंगे, आईआईएसटी शिवपुर आ जाएगा, 26 ट्रिपल आईटीज आएंगे, और अदर 33 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग के लिए टॉप 114 इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उनका एडमिशन एलोकेशन सब ये कंट्रोल करती है। ओके, सब चीज़ को मेरिट बेसिस पे प्रॉपरली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये जो है पूरी एडमिशन चीज़ को कंट्रोल करती है और एडमिशन को फाइनलाइज करके मतलब आपको एडमिशन के लिए पूरा हेल्प करती है और एडमिशन का प्रोसेस यही हैंडल करती है। दैट्स अ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन जैसा मैंने बताया कि ये मैं सारे ऑफिशियल वेबसाइट का पेज जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ कि आप किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। कभी कभी हो जाता है, बहुत सारे लोग फेक वेबसाइट का भी बनाते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस ले लेते हैं। ओके, ऐसा मतलब फ्रॉड मतलब होता है, मतलब जनरली आप मत फंसो, इसके लिए आपको बताओ www.jeiadvance.ac.in। ये जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पेजेस जो आपको मैं दिखा रहा हूँ उसकी वेबसाइट है, यही वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब भी आप जेई मेन के रजिस्ट्रेशन करते हो, आगे जाते हो, जो जेई एडवांस के लिए भी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, वो इस वेबसाइट पे होगी। ओके, तो दैट्स द थिंग। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा दिया, ऊपर आपको एड्रेस भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो जेई एडवांस का देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं, जेई मेन के 4 बार एग्जाम होते हैं, ये आपको पता होगा, बट उसकी शेड्यूल अभी तक नहीं आई है। बट जेई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आईआईटीज के एडमिशन डिपेंड है, तो इसको प्री प्लान रखना पड़ता है गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को। ओके, इसीलिए उन्होंने जेई मेन का अभी वो लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि 4 एग्जाम कैसे कंडक्ट करना चाहिए, कितने गैप में, और क्या टाइम टेबल होगा। उसकी टाइम टेबल नहीं आई, आएगी, मैं अपडेट करूँगा आपको। बट जैसा मैंने आपको बताया, जेई एडवांस का उनको प्री प्लान रखना पड़ता है,
ताकि IITs के करिकुलम को और एकेडमिक्स को अफेक्ट ना हो, ओके, लेट ना हो, डिले ना हो। तो उसके लिए इन्होंने ये JEE एडवांस का 2022 का शेड्यूल आ चुका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो JEE मेन 2022 NTA, हाँ JEE मेन पूरा का पूरा एग्जाम जो होता है JEE मेन पेपर 1 वो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, ओके। वो हाँ उसका पैटर्न में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप JEE मेन की वेबसाइट रेफर करो और मैं भी आपको बताऊंगा जैसे ही उसकी टाइम टेबल को वगैरह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, रिजल्ट भी आएगा, JEE मेन की वेबसाइट पे आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको JEE एडवांस के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। और जैसे मैंने बोला 9 लाख स्टूडेंट में सिर्फ 2 लाख या 2.25 लाख के स्टूडेंट जो होंगे वो JEE एडवांस का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो भी रिजल्ट आने के बाद। तो उसका डेट है 8 जून से 14 जून, ओके। और हर साल यही अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग रहती है। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट वो भी दिया हुआ है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। मैं बता दूंगा JEE मेन हो, एडवांस हो, कोई भी एग्जाम हो, एडमिट कार्ड कभी भी संभाल के रखो, एडमिशन के टाइम पे काम आता है। बहुत लोगों का बाद में गुम हो जाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है। चूजिंग ऑफ स्क्राइब फॉर PWD कैंडिडेट, जो भी PWD कैंडिडेट है उनको स्क्राइब चूज करना पड़ता है। एग्जाम जो होगी 3 जुलाई, डेट याद रखना, 3 जुलाई को JEE एडवांस का पेपर होगा, ओके। आप बोलोगे सर मेन का पेपर कब होगा? मेन का पेपर 4 बार होता है। और जहाँ तक मुझे मतलब अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल रहा है कि अप्रैल में मतलब अप्रैल में एक JEE मेन का एग्जाम तो होगा ही होगा, ओके। अभी आगे देखते हैं और आगे पीछे कैसे वो लोग रखते हैं। कॉपी ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्स, हाँ तो दैट इज द थिंग। ये शेड्यूल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लियरली आप देख सकते हो टाइम के साथ। ये पूरा मैंने JEE एडवांस के वेबसाइट से उठाया हुआ है। और ये सब आंसर की का डिटेल, फिर फीडबैक, फिर ऑनलाइन आंसर की और JEE एडवांस के पेपर का रिजल्ट, फिर ऑनलाइन एडमिशन ऑफ आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये AAT आर्किटेक्चर कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए नहीं है। और ये उसका डेट तो मैं बताना चाहूँगा ये मैंने JEE एडवांस के वेबसाइट से पूरा डिटेल लिया हुआ है, ओके। ये एकदम ऑथराइज डिटेल है, वेरीफाइड डिटेल है, डोंट नीड टू वरी, आप इसके ऊपर फुल फेथ कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने टाइमलाइन बनाया है। जैसे मैंने बोला बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है सर मैं पढ़ाई करूँगा इसे, मुझे क्लास 11 का पढ़ूँ, 12 का पढ़ूँ कि JEE का पढ़ूँ, एडवांस का पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, कैसे करूँ? तो उनके लिए स्पेशल ये मैंने टाइमलाइन बनाया है कि आप क्लास 11 में हैं तो फॉर एग्जांपल जनरली जून में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। मार्च अप्रैल में आपका मार्च में आपका एग्ज़ाम होता है, अप्रैल में आपका रिजल्ट आता है, जून में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। और जनरली मैंने ऐसा कंसिडर किया कि जुलाई से एकेडमिक स्टार्ट होती है क्लास 11 की कॉलेज की। कभी कभी अगस्त तक एडमिशन जाता है तो लेट हो सकता है। तो आप सबसे पहले जब स्टार्ट करोगे तो ये मैंने क्वार्टर में डिवाइड किया। क्वार्टर मीन्स लाइक वी कैन से 3 मंथ्स का होता है ना, जैसे ये जैन फेब मार्च है तो जुलाई अगस्त सितंबर पहला 3 मंथ का जो क्वार्टर होगा, ओके, उस पे आप 11th के पूरे एकेडमिक पे फोकस करो, ओके। आप किसी भी बोर्ड के हो इस चीज़ को आप पूरा फॉलो कर सकते हो। आप स्टेट बोर्ड के हो, CBSE के हो, ICSE के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो, ओके। पॉइंट इज व्हाट कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको एक चार्ट मिले, आपको एक टाइमलाइन मिले, फ्लो मिले, उसके लिए मैंने ये बनाया। तो सबसे पहले आप 10 से आके 11th में जब एडमिशन लेते हो, ओके, तो आपको 11th के बोलते हैं ना सिलेबस, कॉन्सेप्ट एंड ऑल से उतना क्लियर नहीं होता। तो स्टार्टिंग में सबसे मेन आप फोकस करो 11 के एकेडमिक्स के ऊपर। 11 के एकेडमिक्स के चैप्टर जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसमें भी है वो सब देखे, उसका कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट बेसिकली ले दिमाग में, ओके। मार्क्स के पीछे न जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे गाइस, ओके। या आई नो 11-12 का स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, ओके, बट साथ ही साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर अच्छा होगा तो अभी आप एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि जुलाई टू सितंबर आप 11 के एकेडमिक्स पे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ओके, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। फिर अक्टूबर से दिसंबर आपने 11 के जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका JEE का प्रिपरेशन करने का चालू करो। एंट्रेंस का नोट्स मैंने बताया, आर्यन पब्लिकेशन, MTG और बहुत सारे नोट्स हैं, आप फॉलो अप कर सकते हो। तो जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, जो आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ओके, कहाँ पर, यहाँ पर, ओके, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो भी चैप्टर का, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस चीज़ का रिलेटेड आप JEE एग्जाम का प्रैक्टिस करो। बिकॉज JEE मेन में सबके सब MCQs है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4 में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किया या आपने चैप्टर्स पढ़े या टॉपिक्स पढ़े उसके ऊपर आराम से आप JEE का प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको बस MCQ की प्रैक्टिस करनी है उस कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा यहाँ पर आपने डन कर लिया,
दैट्स द काइंड ऑफ वर्क। ओके, तो अक्टूबर से दिसंबर आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में फोकस कर रहे हो, बट पैरेलल में आप जेई का प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, और आपने जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट वगैरह अब तक पढ़ा था सबका जेई प्रिपरेशन हो गया। दैट्स एमसीक्यू टेस्ट, मॉक प्रैक्टिस। ओके, फिर आप वापस यहाँ पर देखिए दिसंबर के बाद जनवरी में आए। अब जनवरी से मार्च क्या हो जाता है कि मोस्ट ऑफ कॉलेजेस के क्लास 11 का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, फाइनल एग्जाम होता है। ओके, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो इस पीरियड में आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली क्लास 11 पे फॉलो अप करना है 100% कंसंट्रेशन के साथ। जो भी कॉन्सेप्ट बाकी थे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, क्लास 11 के टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, क्लास 11 के स्कोर में बेस्ट स्कोर करने का ट्राई करना है। मैंने ये एजे क्या लिखा है ये भी आपको डाउट होगा। ये Q1 का मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, और ये 3 महीने का मैंने लिया हुआ है। ए का मतलब एकेडमिक्स, जे का मतलब जेई, एकेडमिक्स। और अगेन यहाँ पर देखिए जब आप मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक का आपको एकेडमिक्स क्लास 11 का खत्म हो जाएगा, क्लास 12 चालू हो जाएगा हर एक कॉलेज में। तो आपको अगेन यहाँ पर क्या करना है मैं बता दूँ, आपको भी क्लास 12 का कॉन्सेप्ट चालू कर देना है। क्लास 12 का प्रिपरेशन करो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट मैक्सिमम आप एज सुन एज पॉसिबल मैक्सिमम आप ट्राई करो कि वो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में डाल लो। ओके, और अगर आपको कभी फ्री टाइम मिलता है, संडे या सैटरडे संडे कभी फ्री टाइम मिला, तो ये क्वार्टर में जो आपने पढ़ा था 11 के टॉपिक में वो आप चेक करो। ओके, जब भी आप जेई का पढ़ने जा रहे हो ना 11 का, तो चेक करो कि क्या क्या सिलेबस में है। ओके, और वो चैप्टर का जेई मेन का प्रैक्टिस कर दो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम मिला तो, अदरवाइज नो नीड टू डू दैट। ओके, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस टाइमलाइन। तो ये आप अगर पूरे 12 के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, हम लोग नेक्स्ट टाइमलाइन पे जाते हैं। जून के बाद अगेन जुलाई आ गया, तो ये आप क्लास 12 देखिए टाइमलाइन फॉर क्लास 12 लिखा है, मतलब अब आप 12 में आ चुके हो, आपने 12 की पढ़ाई अप्रैल से चालू कर दी थी, और अब जुलाई सितंबर में। अभी मैं वापस बैक जाता हूँ, यहाँ देखिए अप्रैल टू जुलाई 3 मंथ, जुलाई टू सितंबर 3 मंथ, ये 6 मंथ में आप ट्राई करो कि 12th का मैक्सिमम सिलेबस आप कवर अप कर लो कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, नॉट जेई। ओके, ओनली 12 का सिलेबस इस 6 महीने में मैक्सिमम ट्राई करो कवर अप करने का। फिर जब Q2 आता है, क्लास 12 का Q2 आता है अक्टूबर टू दिसंबर, तो ये 6 महीने में आपने जितने भी डिटेल पढ़े हुए हैं या ट्राई करो, जैसे मैंने बोला कि एकेडमिक्स का पूरा क्लास 12 का सिलेबस आप खत्म कर लो, उसकी जेई की मैक्सिमम प्रिपरेशन आप इस क्वार्टर में करो अक्टूबर टू दिसंबर। अब मैंने ये जो टाइमलाइन बनाया इसमें मैंने बहुत सारे पैरामीटर को चेक किया। हमने ये भी चेक किया है मैंने कि क्या भाई फेस्टिवल्स कैसे कभी कभी आते हैं, मैंने ये भी चेक किया है कि एकेडमिक्स कैसे चलता है, कॉलेज के एकेडमिक्स कैसे चलते हैं, उसके हिसाब से ये मैंने बनाया कि जब भी मैंने जे लिया है, जे फॉर जेई मेन का प्रिपरेशन, तब आपको कॉलेज का वर्कलोड बहुत कम होगा। तभी हो सकता है कि आपका इवन ऑड सेम चालू हो, ऑड सेम मतलब सेम 1। ओके, तो वर्कलोड कम होता है, तो आराम से आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो। तो यहाँ पर अक्टूबर टू दिसंबर कॉलेज जाओ, कॉलेज का प्रिपरेशन में फोकस करो, बट साथ ही साथ में क्लास 12 की जो प्रिपरेशन आपने ये 6 महीने में की है कॉन्सेप्ट्स की, उस चीज़ का जेई मेन का प्रिपरेशन करो सिलेबस के साथ रेफर करके। ओके, फिर अब यहाँ पर आएंगे Q3 में मैंने A-J डाला हुआ है, बट यू विल फॉलो स्ट्रिक्टली ए। मैंने A-J क्यों डाला हुआ है कि बहुत जगह शेड्स में मैंने देखा है कि कहीं कहीं पर एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होते हैं, लेट होता है। ओके, और कहीं कहीं पर मोस्ट ऑफ टाइम 80% टू 70 to 80% जगह पे मार्च में ही क्लास 12 का बोर्ड होता है। ओके, तो दैट्स द थिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर A-J डाला है। आप स्ट्रिक्टली ए फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो ऑन क्लास 12 सिलेबस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, जेई मैटर करता है? या आपको जेई मैटर करता है, बट आपको मैं बता दूं, अगर आप जेई एडवांस देना चाहते हो या एनआईटीज या CFTIs और जिसमें भी आना चाहते हो, तो वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिजिबिलिटी है कि आपका क्लास 12 में, या आई विल रिपीट अगेन, क्लास 12 में 75% होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जेई का स्कोर मारोगे तो हो जाएगा, आपको भाई एकेडमिक्स में भी मेंटेन करना है, एकेडमिक्स में भी 75% आना चाहिए, तभी आप ये जो मैं बता रहा हूँ जितने भी कॉलेजेस मैंने बताया, NITs, IITs, IIT और वगैरह, तब उसमें आप एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज नो। आप जेई में कितना भी स्कोर कर लो, एकेडमिक्स में 75% नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। दैट्स द थिंग। ये मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Jan to March स्ट्रिक्टली फॉलो क्लास 12 सिलेबस, फोकस ऑन वी कैन से एग्जाम एंड ऑल। और ये जो मैंने लिखा है ना, स्टार्ट रिविजन ऑफ कंप्लीट जेई मॉक्स एंड रजिस्ट्रेशन एट टाइम जेई। ओके, तो ये मैंने किसके लिए लिखा है मालूम है?
क्लास 12 के एग्जाम होने के बाद, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, जैसे महाराष्ट्र में फैब में एग्जाम हो जाता है, कर्नाटक में फैब में हो जाता है, बहुत जगह पे हो जाता है, तो जनरली जल्दी खत्म हो जाता है। तो ऑन द स्पॉट टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करो आप जेई का प्रिपरेशन। ओके, और यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन भी बोला है। तो जैसे मैंने बोला कि आपका जनरली एग्जाम जैसे 2021 में फैब मार्च अप्रैल में इस तरह से 4 अटैम्प्ट हुए थे, तो मैक्सिमम अटैम्प्ट मार्च अप्रैल के टाइम पे होता है। तो ये टाइम पे रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, तो आपको ये टाइम पे जैन और फैब में रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे जेई मेन के, तो वो आपको करने होते हैं जनरली। बट ये या पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बट चालू होगा तो आप चालू कर देना रजिस्ट्रेशन करना। अप्रैल जून ये क्वार्टर 4 में आ चुके हैं, या आपको 12 कंप्लीट हो चुका है आपका, तो फुल फोकस 100% कंसंट्रेशन पूरा एकदम 12 to 16 आवर्स लग जाना है एकदम जेई के बोलते ना मॉक टेस्ट में। मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देना है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ सिलेबस नहीं करना है, खाली मॉक टेस्ट देते रहना, जेई मेन का एग्जाम देना, और अब रिजल्ट आया अच्छा हुआ तो जेई एडवांस का भी आपको देना है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ चुका है जनरल शेड्यूल और मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला जेई मेन के 4 सेशन होते हैं। ओके, 4 सेशन ये जेई मेन के होते हैं। ओके, जब आप पहला सेशन दोगे तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर आएगा, और आपको अपनी औकात या हम लोग बोल सकते हैं अपनी जो एबिलिटी है कहाँ तक आपने पढ़ा है वो मालूम पड़ेगा। ओके, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू, मैं अमित चौधरी आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करो मालूम है क्या, सेशन 1 से आप रजिस्ट्रेशन जिसमें भी करना है करो, आई डोंट केयर, और वीकेंड से मुझे उससे मतलब नहीं है। आप 4 में से मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट तो दो, मतलब मिनिमम 2 अटेम्प्ट तो दो, ऐसा ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपका अटेम्प्ट यहाँ पर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ गाइस, मैक्सिमम ऑफ स्टेट्स में फैब और मार्च में आपके कॉलेज के क्लास 12 एग्जाम होते हैं, तो आपका माइंड वहाँ पर डिस्टर्ब होता है, आप अपना 100% नहीं दे सकते हो। ओके, दैट्स द ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट। ओके, तो आप क्या करो, सेशन 3 और सेशन 4 में रजिस्ट्रेशन करो, सेशन 1 में भी करो, एक प्रैक्टिस के लिए, एक आइडिया मिलने के लिए। ओके, बट आपको अपना बेस्ट सेशन 3 और सेशन 4 में देना है। कब, क्यों? क्योंकि फैब मार्च में आप रिजल्ट आपका 12 का एग्जाम दे चुके होगे, आपका माइंड फ्री होगा, यू कैन गिव योर 100% इन सेशन 3 एंड सेशन 4। ओके, आप किसी को अगर समझ लो 2 ही अटेम्प्ट मारना है, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट और लास्ट मारो, सेशन 1 एंड सेशन 4। सेशन 1 में आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, या आप ऐसा भी कर सकते हो, सेशन 3 एंड सेशन 4 बोर्ड का दिमाग क्लियर करने के बाद सेशन 3 या सेशन 4, मतलब 2 अटेम्प्ट मिनिमम दो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा मैं बता देता हूँ। पेपर 1 के लिए BE BTech टोटल कंप्यूटर होने वाला है, 4 ऑप्शन क्लिक करना है, ABCD कौन सा बेस्ट है। ओके, पेपर 2A के लिए यहाँ पर देख लीजिए, मैथमेटिक्स एंड पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी CBT, मतलब कंप्यूटर बेस होगा, ABCD आपको सिलेक्ट करना है MCQ में। ओके, बट ये जो पार्ट 3 जो इसमें लिखा गया है, मतलब पेपर 2 में आर्किटेक्चर के लिए क्या होता है, 2 ये मेन 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट ये हो गया, इसमें आपको ड्राइंग टेस्ट जो है वो आपको पेन पेपर से होगा, तो वो ऑफलाइन मोड में होता है। गाइस बहुत लोगों को नहीं समझ रहा होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 क्या पार्ट 3 क्या है। जैसे आपका BE पेपर 1 में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, मतलब 3 पार्ट हो गए बराबर, या तीनों एग्जाम एक साथ होते हैं, कोई गैप विप नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्टली बोला है कि एक ही बार में हो जाएगा। बट यहाँ पर 2 बार में होता है। एक बार में क्या होता है कि आपका पेपर 1 पेपर 2 साथ में होगा, कंप्यूटर बेस्ड MCQ, और पेपर 3 में रिटन, दैट इज फॉर आर्किटेक्चर, जिसको अभी आर्किटेक्चर के लिए जाना है। BE BTech इज इंजीनियरिंग डिग्री, किसी यूनिवर्सिटी में BE कहा जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में BTech कहा जाता है, बट दोनों सेम होते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री। 2B क्या हो गया, प्लानिंग, जिसको भी प्लानिंग के लिए जाना है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्लानिंग के लिए आते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 इसमें MCQ रहेगा, एंड पेपर 3 भी MCQ ही है। ओके फाइन, तो दैट इज अ पेपर 2B। ओके, दैट्स द थिंग। तो अपना अपना में समझ लो, जिसको जो भी चीज़ के लिए आना हो, आर्किटेक्चर के लिए जाना हो, इंजीनियरिंग के लिए जाना हो, प्लानिंग के लिए जाना हो। जनरली टाइमिंग क्या होते हैं और शिफ्ट्स क्या होते हैं, 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं हमेशा, बिकॉज जैसे मैंने बताया 9 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लेना कोई छोटी बात नहीं है, और एक शिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं गाइस, जेईई मेन के कुछ 6 से 8 दिन एग्जाम होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में। 2 शिफ्ट होता है जनरली, तो 8 दूनी 16 मतलब 16 आप बोल सकते हो शिफ्ट हो सकते हैं टोटल। ओके, क्योंकि आपको एक अटैम्प्ट में नहीं होगा, आप मुझे पूरे इंडिया में एग्जाम होता है, आई नो दैट, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, हर जगह एग्जाम होता है, बट वो 6 से 7 दिन में होता है, मतलब अलग अलग दिन में होता है। ओके, किसी को पहला दिन मिला, किसी को दूसरा दिन मिला, किसी को ये मिला। ओके, लाइक दैट। सो और हाँ, इसमें दूर दूर सेंटर भी आते हैं, तो जैसे जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करोगे उतना आपको नज़दीक सेंटर आने के चांसेस होंगे, आपको चॉइस मिलेगा ऐसा। तो
9 to 12 का एक शिफ्ट है, 3 to 6 का एक शिफ्ट है। इसमें बता गाइस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप 1 मिनट भी लेट हुए तो आपको अलाउ नहीं किया जाता है। तो एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर इज 7:30 to 8:30। 8:30 के बाद आप 8:31 को भी अगर आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी सेम 2 to 2:30 का टाइम है एंट्री का, अगर आप 2:31 को भी आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको कहा जाता है कि भाई ये साल भर आपने मेहनत कर रहे हो तो आप हमेशा आगे मतलब जल्दी पहुंचने का ट्राई करो। फिर आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे नॉर्म्स क्लियर होते हैं, बहुत सारे आपकी जो है पूरी चेकअप की जाती है। चेकअप इन सेंस ऑफ व्हाट कि आपने चीट वीट नहीं लाया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है वगैरह वगैरह एंड ऑल। ओके, फिर आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, आपका फोटो चेक किया जाता है कि मतलब जो आपका जो प्रूफ आप लेके जाओगे आधार कार्ड या कुछ और, ओके वो चेक किया जाएगा कि वो आधार कार्ड फिर आपका रजिस्ट्रेशन में फोटो और आपका फोटो सब कुछ प्रॉपरली मैच कर रहा है कि नहीं। पूरा यहाँ पर भी वेरिफिकेशन होता है पूरा। ओके, 3 लेवल का वेरिफिकेशन होता है कॉलेज के या जहाँ पर भी आपका सेंटर है वहाँ के एंट्री से लेकर आप जब एग्जाम लिखने बैठोगे वहाँ पर पीसी पर, तब तक 3 बार चेकिंग होती है। ओके, फुल चेकिंग होती है। और आपको हाँ जैसे आपका एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ लेके आना पड़ता है, पैन कार्ड या आधार कार्ड। ओके, जो आपका एज अ प्रूफ हो, दैट्स अ थिंग। ओके, आपका बायोमेट्रिक स्कैन भी होता है और फिंगरप्रिंट स्कैन भी होता है। ओके, कैंडल लॉगिन रीड इंस्ट्रक्शन। और हाँ, आपको फिर 10 मिनट दिया जाता है, आपको पीसी पे बैठा दिया जाता है, पेपर आपके सामने होता है बट वो ऑन टाइम ही खुलेगा, बट 10 मिनट के लिए आपको पूरा इंस्ट्रक्शन रीड करना है कि कैसे कैसे आप पेपर दे सकते हो एंड ऑल। ओके, उसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि अलग से एक वीडियो में लेके आऊँ उसके लिए। और ऑन टाइम साफ सेम टाइम पर जितने भी शिफ्ट्स काम कर रहे हैं इंडिया में, जितने भी सेंटर है 200-300 सेंटर है, ओके सारे सेंटर पे एक ही साथ पेपर चालू होता है, एक ही साथ पेपर एंड होता है, आपको सेम टाइमिंग मिलती है, जो भी टाइम आपको अलाउ की जाएगी। दैट्स द थिंग। 9 to 12 मतलब 3 घंटा बोले तो 3 घंटा, पूरा का पूरा 3 घंटा आपको मिलेगा। ओके, और या आप कितना भी क्लिक करो चालू नहीं होता है। ओके, तो आप ऑन टाइम ही चालू होएगा, तो वहाँ पर कभी भी मतलब मजाक मस्ती एक्सपेरिमेंट नहीं करने का। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। ओके, उसके लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओके, या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो नेशनलिटी के लिए आते हैं। आप PIO भी हो सकते हो उसके लिए भी, या पासपोर्ट वगैरह हो जाएगा, या OCI हो सकते हो, या फॉरेन नेशनल है वो भी बैठ सकते हैं, बट आपके जो है पासपोर्ट वगैरह वो सब लगता है। ओके, फिर एज क्राइटेरिया जहाँ तक मुझे याद है क्या होता है इसमें कि ना आप मतलब अभी क्लास 12 में हो। ओके, तो 2 साल पहले का जो एज होता है वो एलिजिबल होता है। ओके, तो अभी ये जो मैंने लेके आया हूँ, ये जो मैं दिया हूँ, ये मैंने करंट सिचुएशन के हिसाब से लिया। मतलब JEE मेन 2022 JEE मेन जो भी अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए मैंने ये लेके आए। कैंडिडेट हुआ बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1995 1 अक्टूबर के बाद जो भी जिसका भी बर्थ हुआ है वो सब एलिजिबल है JEE मेन का एग्जाम देने के लिए। तो आपको आपका भी एज होगा, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट जो है होता है। कैंडिडेट, हाँ बहुत लोगों का ये भी डाउट था मुझे कि सर हम कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप 2 बार सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हो। मीन्स देखिए, जो एक बार में फर्स्ट ईयर में, जैसे कि अभी ये साल JEE मेन 4 सेशन में होंगे, उसमें सबका एवरेज पकड़ा जाता है, ये जो बेस्ट जो आएगा वो पकड़ा जाता है। तो ये एक अटेम्प्ट हो गया, ये कैसा अटेम्प्ट हो गया, एक अटेम्प्ट हो गया, चारों सेशन हमने बैठा, बट आपने इसी साल के लिए ट्राई किया ना 2022 के लिए, तो ये 1 अटेम्प्ट हुआ। इस तरह से आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। कैंडिडेट कैन टेक टेस्ट ट्वाइस फॉर 2 consecutive years। तो आप 2 साल दे सकते हो, 2 साल अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 2022 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2023 अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट्स द थिंग। ओके, हाँ यहाँ पर ये सब जो मैं डेटा ले रहा हूँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर वाटरमार्क भी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। जो ये मैंने JEE मेन के ब्रोशर से लिया हुआ है, तो सारे वैलिड डेटाज है। ओके, तो जो मैं बोल रहा था गाइस, देखो यहाँ पर आपका JEE मेन में एडवांस में कितना भी एक मार्क्स आता है, बट अगर आपका 75% क्लास 12 में नहीं है, ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया 75% मार्क्स आपका क्लास 12 में होना चाहिए, तभी आप जो है BTech B प्लानिंग NITs IITs CFTIs कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने के एलिजिबल होते हो। 75% नहीं हुआ तो आप एलिजिबल नहीं हो, भले आपका एंट्रेंस में कितना भी स्कोर हो। तो जैसे इसीलिए मैंने आपको टाइमलाइन में एकेडमिक्स को फोकस किया है, उसको मैक्सिमम टाइम देने के लिए ट्राई किया है, और आपको भी मैं यही समझाऊंगा। SC ST सिर्फ ये 2 कैटेगरीज है जहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेशन मिल रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि 65% रहा तो भी चलेगा, बट या
बाकी कैटेगरीज को नहीं। ओके, तो दैट्स द थिंग, ये आपको स्पेशली माइंड में रखना है और आपके फ्रेंड्स को भी बताना है कि आप जो भी जेईई मेन और या जेईई एडवांस का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, आपको ये खास ख्याल रखना है कि 12th में आपका अच्छा स्कोर हो, 75% अब हो। आपको उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर मतलब एक साथ दोनों मैनेज नहीं हो रहे तो आप 12th में पहले बेस्ट परफॉर्म कर लो, 75% स्कोर ला लो और नेक्स्ट ईयर आप जेईई मेन के लिए जाओ, ऐसा भी करोगे चलेगा। बढ़िया, आप बोर्ड का एग्जाम तो बार बार नहीं देने वाले हो ऑफकोर्स, इसीलिए बोर्ड का एग्जाम जो है, 12th के एग्जाम जो है, एक बार अच्छे से एग्जाम दो, अच्छा रिजल्ट आओ 75 एंड अबाउ, उसके बाद आप जेईई मेन के लिए जाओ। दैट विल बी माई पर्सनल सजेशन। बट अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है कि सर मुझे एडमिशन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो आप क्या करो, बहुत सारे स्टेट में भी बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, तो आप क्या करो कि कॉलेज इस पे जनरली कॉलेज के स्टेट के कॉलेज के लिए इतना ये नहीं होता है, मतलब उनका कैसा होता है 50% अबव होगा तो भी चलेगा। तो आप क्या करो, अगर ऐसा मैनेज नहीं हो पा रहा है तो कि आप 12th में 50% प्लस स्कोर करो, साथ ही साथ में स्टेट के एंट्रेंस पे फोकस करो और उसमें स्कोर करके आगे बढ़ जाओ। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है या पर्सनली भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने इंजीनियरिंग के लिए बताया था। आर्किटेक्चर के लिए देखिए, आर्किटेक्चर के लिए थोड़ा सा ये दिया हुआ है, आर्किटेक्चर के लिए और बी प्लानिंग के लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए 50-50 ही है। ओके, सो दैट्स द थिंग। ओके, और ये कुछ मैंने दिया हुआ है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स जो है, जो भी बी.टेक के लिए जा रहे, फिजिक्स और मैथ्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में एक वोकेशनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोटेक के लिए बायोलॉजी हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में केमिस्ट्री भी होता है। ओके, 90% केसेस में, मतलब कॉलेजेस में केमिस्ट्री भी एज ए सब्जेक्ट आपको होता है। ओके, दैट्स द थिंग। और या बी आर्क में तो पीसीएम ही होगा, प्लानिंग में मैथ्स होना चाहिए। ओके, आर्किटेक्चर के लिए जेईई मेन भी प्रीफर किया जाता है, मतलब जेईई मेन पेपर 2, और बहुत लोग नाटा के लिए भी आते हैं। उसका किसको डाउट चाहिए तो अलग से आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12, जैसा मैंने वही चीज़ को बताया, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा इस तरह से, और एक इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट होंगे, डेट्स 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। बी प्लानिंग में मैथ्स और बी आर्क में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों होना चाहिए। ओके, तो ये सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी है। हाँ, तो और क्लास 12 में भी अलग अलग होता है। क्या होता है, आप क्लास 12 सेंट्रल बोर्ड से होने चाहिए, या तो आपका इंटरमीडिएट, और 2 इयर्स का बहुत सारे बोर्ड में इंटर होता है, इंटर। ओके, इंटर 1, इंटर 2 ऐसा होता है। ओके, फाइनल तो वो, और या आप एनडीए से भी अगर 2 इयर्स का आपने किया हुआ है तो भी चलेगा। और या बहुत सारे लोग का ऐसा डाउट था कि सर मैंने तो डिप्लोमा किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? या ऑफकोर्स आप भी एलिजिबल हो। तो आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से या स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी से या किसी और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी से आपने क्लास 12 किया है या 2 साल 10+2 सिस्टम किया, तो आप एलिजिबल हो जेईई मेन जेईई एडवांस एग्जाम के लिए। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ डिप्लोमा वालों के लिए, जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट है, ओके, 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस से या स्टेट बोर्ड के टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज से, तो आप भी जेईई मेन एंट्रेंस देने के लिए, एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो। आप भी आईआईटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। कोई अगर यहाँ पर देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह से आया है वो भी एलिजिबल है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरीज दिया हुआ है। ओके, वो सारे जो है एलिजिबल है। ओके, तो दैट्स द थिंग, सब आपके स्क्रीन पे क्लियरली है, सारे कंडीशन मैंने बताए हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं एक्सप्लेन भी करूँ। हाँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले मैं बता दूँ। क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा भाई तुम्हारा। ओके, उसका 6 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी लगेगा। क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा। ओके, रिजल्ट आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर मार्कशीट आपका आया था क्लास 12 में। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे लगेंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, मतलब नॉर्मली आपका आईडीज, फोटो कार्ड्स एंड ऑल लगता हुआ है। ओके, फिर हाँ, आपका जो भी कास्ट की कैटेगरी में अगर आप आते हो तो वो कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी कास्ट में वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगता है, वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्पेशली मेंशन भी किया डार्क करके। इन केस ऑफ ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपका जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है या इशू ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, फिर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका भी है आपको क्रॉस बैंक चेक भी लगेगा। ओके, दैट्स अ, और मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। ये सब एडमिशन के टाइम पे लगता है। और आपके पास पासपोर्ट नहीं तो डोमिसाइल होना चाहिए।
ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के हो गए, तो आप डॉक्यूमेंट का भी आप पैरेलली आप काम कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट का काम कर ले। जेईई मेन का पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ है। जेईई मेन का 2022 का पोर्टल जैसे ही चालू होता है आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप पे जो आप फॉलो कर सकते हो, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, सारे डिटेल डालना है, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें भरनी है और कुछ फीस होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भरने होंगे। तो ये आप देख सकते हो JEE.NTA.NIC.in, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ये चारों स्टेप है, ये सब आपको फॉलो करना है। आप आराम से रीड कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आपको फॉलो करना है। ओके, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सिंपली है, सिंपल है। आजकल आपको कोई भी फॉर्म भर सकते हो। यू आर लाइक वी कैन से स्मार्ट नाउ इन डिजिटल दिस वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने लास्ट ईयर का डिटेल लिया है, बट या ऑलमोस्ट इस ईयर भी फीस वगैरह सेम हो गए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, पेपर 1 पेपर 2 के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए मेल के लिए 650, फीमेल के लिए 325, कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो 3000, 1500, SC ST PW के लिए 325, 325, ये आउटसाइड इंडिया, ये ट्रांसजेंडर का ये हो गया फीस। और ये दूसरा कैटेगरी दिया हुआ देखो यहाँ पर, बी पेपर 2A B आर्क, और ये अलग अलग कंडीशन है। ये है अगर आप एक ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सिर्फ पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो या सिर्फ पेपर 2A अटेम्प्ट कर रहे हो या पेपर 2 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, देन ये फीस है। अगर आप पेपर 1 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर 2 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग का ऐसा रहता है कि वो चलो आर्किटेक्चर में भी अप्लाई करते हैं और इंजीनियरिंग में भी अप्लाई करते हैं। ऐसा जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए ये फीस है। ओके, और उसके ऊपर कुछ GST लगेंगे, आई थिंक 10 to 18%, इसके ऊपर मतलब 10 रुपये 8 रुपये बढ़ जाएगा इस सब के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है मैंने लिया हुआ है कि भाई जेईई मेन का एग्जाम जो होता है टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है। ओके, पेन पेपर सिर्फ आर्किटेक्चर का पेपर 2 जो होगा वो होगा, बाकी सब कंप्यूटर बेस है। 4 ऑप्शन रहेंगे, MCQ 1 2 3 4 ABCD, जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो, आप जो करेक्ट लगता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ऑफकोर्स है। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, इंजीनियरिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, बी प्लानिंग के लिए 3 आवर्स है, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे, 180 मिनट्स। ओके, और जेईई मेन पेपर कितने बार होता है? 4 टाइम आ गया, 4 सेशन होंगे जैसे मैंने आपको बताया था। ट्राई टू अटेम्प्ट 7 सेशन 3 सेशन 4 मैक्सिमम। टोटल रजिस्ट्रेशन अराउंड 9 लाख होते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है और ये पेपर्स के टाइप्स है। ओके, ये देखिए जैसे मैंने बोला था, जेईई मेन का पेपर BTech इंजीनियरिंग वालों के लिए PCM का जो होगा वो 300 मार्क का होगा। बी आर्क बी प्लानिंग के लिए 400 मार्क के होंगे। टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होंगे। आर्किटेक्चर का 82 होगा, बी प्लानिंग का 105 होगा। सारे क्वेश्चन मिला के, पेपर्स के मिला के सिंपल है। एक क्वेश्चन राइट हुआ 4 मार्क, रॉन्ग हुआ -1, अटेम्प्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं, 0। तो दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो 90 क्वेश्चन होता है, 90 4 360 होता है सर, इधर तो 300 है, ऐसा कैसा? तो मैं आपको बता दूं, उसमें सेक्शन A सेक्शन B होगा, वो शायद इसमें है कि नहीं मैं चेक करूंगा। सेक्शन B में 10 फॉर एग्जांपल फिजिक्स पकड़ दे। ओके, फिजिक्स पकड़ दे, फिजिक्स में फॉर एग्जांपल टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, करेक्ट? 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, 30 मैथ्स में। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स पकड़ दे, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन सेक्शन A में होगा जो कंपलसरी सबको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन B में 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सेक्शन B में ये मैंने फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री का भी सेम, मैथ्स का भी सेम, इसीलिए 5 सेक्शन बी में तीनों में ऑप्शन मिलता है। तो 15 क्वेश्चन ऑप्शन में जाते हैं। ओके, सेक्शन बी वाले पार्ट में। ओके, दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये हेल्पलाइन नंबर है। जेईई मेन के दौरान रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसमें आप चेक कर सकते हो। ये मीडियम ऑफ पेपर है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंग्लिश ही सेलेक्ट करो। इंग्लिश में आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, 11 12 सारे टॉपिक्स इंग्लिश में है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा अच्छे तरीके से, और प्रिपरेशन में भी आप उसमें करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दैट्स द थिंग। ये हो गया। एडमिट कार्ड, या मैं ये सारे पूरे डिटेल में एक ही चीज़ लिखी है। एडमिट कार्ड को भाई तुम लोग डाउनलोड करके रखो, अच्छे से करके रखो। एडमिट कार्ड एडमिशन के टाइम पे अगर नहीं हुआ, जब मतलब रिजल्ट वगैरह सब आ जाती है लास्ट में, जब आप एडमिशन के लिए जाते हो तो अभी भी एडमिट कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो नहीं हुआ, मतलब उसकी कॉपीज आपके पास नहीं हुई, एटलीस्ट द PDF कॉपी, तो आपको ट्रबल में आप पढ़ सकते हो। तो एटलीस्ट आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो, ले रहे हो, उसकी PDF कॉपी भी रखो और फिजिकल कॉपी भी रखो। ओके, और या साथ में एक आपको जो गवर्नमेंट प्रूफ लेके जाना पड़ता है कॉलेज के, जब मतलब कभी भी आप जेईई का एग्जाम देने जाते हो हॉल टिकट में। तो ओके, सो बैटरी खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी कवर अप करूँगा। ये मैं बता देता हूँ, ये सारे कॉलेजेस है। ओके, ये IIT के कॉलेजेस है, सब मैं कॉलेज का लिस्ट लिया हूँ जो भी जेईई मेन के थ्रू एडमिशन होता है। ये IIT के 17 कॉलेज दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, नाम नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ सकते हो। फिर ये देखिए 18 19 20 21 22 23 आ गया।
23 IIT कॉलेज हो गया, ये NIT के कॉलेज 13 आ गए इसमें, फिर 14 से लेकर 32 तक इसमें आ गया। ओके, फिर ट्रिपल IITs आ गए। ट्रिपल IITs में पहला देखिए अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, फिर सेकंड कॉलेज, फिर थर्ड 4 5 6 22 तक इसमें आ गया। ओके, आप पॉज करके आराम से चेक कर सकते हो। 23 24 25 26 आ गए। और जो मैं CFRT या CS और या GFT बार बार मैं नाम ले रहा था, वो ये वाले कॉलेजेस है। ओके, ये अलग अलग लोकेशन में आप देख सकते हो, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट जो है BIT वो रांची में है, लाइक दैट। ओके, तो ये इसमें 11 कॉलेजेस आ गए, और फिर 12 13 29 आ गए, और 33 ये भी कॉलेज है, टोटल 33 कॉलेज है। तो देखिए यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, बैटरी कम है, मुझे जल्दी कवर अप करना पड़ेगा। ये कुछ हाइलाइट्स है। हाइलाइट्स यही है कि जो मैंने आपको बताया 4 मल्टीपल सेशन होते हैं, कोई भी सेशन आप कर सकते हो, और जैसे मैंने बोला मिनिमम 2 सेशन अटेम्प्ट करो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बोला टोटली ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस है, सिंपल है, माउस पकड़ना है, ABCD क्लिक करना है, कुछ वहाँ पर कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, कोई भी सिंपल PC यूज़ करने नहीं सीखा है तो भी आपको आ जाएगा। ओके, मॉक 1-2 बार आप PC पे देना, ट्राई करना आपके फ्रेंड वगैरह के PC पे, तो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी होंगे पेपर का, यहाँ पर इंजीनियरिंग का MCQ फॉर्म में होगा। 4 ऑप्शन है, एक आपको सिलेक्ट करना है। सो P6 केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को इक्वल वेटेज है, 30 क्वेश्चन। सेक्शन A 20 क्वेश्चन, सेक्शन B 10 क्वेश्चन। सेक्शन A में सब कंपल्सन, सेक्शन B में 10 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है। तो ऐसा सेक्शन A B का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में होगा। ये मैंने इंजीनियरिंग के लिए बताया, आर्किटेक्चर के लिए आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ओके, और इसके लिए भी ओके, उसका भी सेम फंडा होता है, खाली ड्राइंग में आपको अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो ये आ गए फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं बोल रहा था कब से, बोलोगे सर लिखा के दिखाओ कभी। इसके 20 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 90 हो गए। बट आपको अटेम्प्ट करना है 20 + 5 20 + 5 20 + 5 दैट इज 75 4 × 300, इसीलिए 300 मार्क का है। समझ में आ रहे हो, मैक्सिमम 300 मार्क। बट वैसे अगर आप ये 5 एक्स्ट्रा जो है वो ऐड करोगे तो बढ़ जाता है, बट यू हैव टू स्कोर इन 300 ओनली। राइट हुआ 4 मार्क्स, रॉन्ग हुआ -1, इसीलिए एक्सपेरिमेंट मत करना, जो आता है वही अटेम्प्ट करना, जो नहीं आता है छोड़ देना। ओके, एटलीस्ट मतलब 50% श्योर होना चाहिए कि भाई यही आंसर है, 50% एटलीस्ट, तभी आप अटेम्प्ट करो, वरना मत करो, फालतू में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो राइट हुआ +4, नहीं तो -1। अटेम्प्ट नहीं किया तो कुछ नहीं होता है, 0 ही रहता है, लाइक दैट। बहुत सारे लोग सब अटेम्प्ट करने जाते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ता है नेगेटिव मार्क आ गए। ओके, तो ये कुछ डेटाज है, ये सब मैंने बता दिया आपको, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन में वही लिखा है, फिजिक्स में 25 अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में 25। हाँ, ये जो मैंने समझाया वही चीज़ है। ये आर्किटेक्चर वालों के पेपर के लिए, आर्किटेक्चर वाला पेपर देख लो, 20 क्वेश्चन 10 यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको। ओके, इस तरह से ये आर्किटेक्चर वालों के लिए, ये प्लानिंग वालों के लिए। पॉज करके आराम से आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में है, लेमन लैंग्वेज में है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिकमेंडेड बुक्स, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है और मैंने ये सारे बुक्स पर्सनली मैंने देखे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा अरिहंत पब्लिकेशन के नोट्स, दिशा पब्लिकेशन, MTG, ओके, RRLS, ये सारे बेस्ट बुक्स हैं। ओके, ये चारों के पब्लिकेशन बेस्ट है। ओके, इनके कुछ सीरीज आते हैं, प्रिपरेशन गाइड सीरीज, ऑब्जेक्टिव नोट्स, मतलब नोट्स का सीरीज ऐसा, तो आप ले सकते हो। दिशा पब्लिकेशन में आप मैक्सिमम मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके पास 10 से 15 साल के पेपर रहते हैं। MTG का फिंगर टिप्स बेस्ट है, RLS यूनिवर्सल बुक बेस्ट है, CBSE NCERT सिलेबस टेक्स्ट बुक। ओके, ये मैंने टेक्स्ट बुक के लिए बोला। बहुत सारे स्टेट वाले जो होते हैं, जब बोलोगे सर कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, तो स्टेट के बुक में ऑलमोस्ट 80 to 85% पोर्शन होता है, 10% के आसपास डिफरेंस होता है NCERT CBSE सिलेबस और आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में। तो आप सिर्फ अपने स्टेट बोर्ड का रेफर करोगे और ये नोट्स प्रेफर करोगे तो भी चलेगा। मैं आपको एक स्पेशली चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। किसी एक पब्लिकेशन को पकड़ो चारों में से, और उसमें से जो कॉन्सेप्ट पार्ट जो पढ़ना है वो किसी एक पब्लिकेशन का डिटेल में पढ़ो। मैं रिकमेंड करूँगा अरिहंत और MTG, दोनों में से कोई एक को पकड़ो, दोनों में डीप में दिया हुआ है, और उसका कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में डाल लो, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लो कॉन्सेप्ट के लिए। बट या जब मॉक की बात आती है तो आप 3-4 पब्लिकेशन रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिकेशन का किया मॉक के लिए, फिर हो गया दूसरा पब्लिकेशन किया, तो ऐसा। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी एक पब्लिकेशन को थोरली करो। ओके, अरिहंत या तो MTG या तो RLS, और जब आप या और NCERT सिलेबस टेक्स्ट बुक भी। बट जब आती है मॉक की बारी तो आप 2-3 पब्लिकेशन प्रेफर कर सकते हो। दीज आर द बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। और यूट्यूब चैनल्स में अगला वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कौन से हो सकते हैं।
सो ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ये जैसे मैंने बोला कि जेई मेन सिलेबस का ज़्यादा डिटेल हो गया, ये ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, बेस्ट यूट्यूब चैनल के लिए इसके अलग से वीडियो लेने वाला हूँ। और भी कोई आपको डाउट डिफिकल्टीज़ है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं ऑफकोर्स उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाना चाहूँगा, या तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, या आप एज अ फ्रेंड मुझे समझो और आपको जो भी डाउट डिफिकल्टीज़ है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझे बताओ, आई विल सॉल्व दैट डाउट। ओके, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मैं लेके आऊँगा। ओके, तो मैं मतलब अपना फ्रेंड समझ के आप फ्रीली मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो ऐसा। सो अमित चौधरी गाइड चैनल आपको पता ही है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत सारे डेटास वहाँ पर है, आपको यूजफुल लगे तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करो। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो। और हमारा यूट्यूब चैनल है सेम नाम से, और सेम नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। और दीपक बोरसे को एक बार वापस से थैंक यू कि आपने मुझे टॉपिक बताए और पॉइंटर्स बताए कि क्या क्या स्टूडेंट को चाहिए। तो आपको भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप भी रिकमेंड कर सकते हो टॉपिक, और क्वेश्चन आपका क्या है या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, नहीं तो वीडियो लेके आऊँगा। आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।